रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो भी रेज आ रही है, मैक्सिमम ऑफ द रेज वो जैसे आ रही है वैसे ही डिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, लाइक 180 डिग्री पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला था हमने, ये बोला था तब डेविएशन ज्यादा होता, जबकि रदरफोर्ड में क्या था, मैक्सिमम रेस सीधी निकल गई थी। तो अगर थॉमसन का मॉडल सही होता फिर तो जगह खाली नहीं थी ना एटम का, कोई भी पार्ट वेकेंट ना होता अगर थॉमसन का मॉडल सही होता तो मोस्ट ऑफ द रेज वुड हैव डिफ्लेक्टेड बैक। हाँ जी। बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट होता तो फिर मोस्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन डिफ्लेक्टेड बाय ओनली स्मॉल एंगल्स। तो यहाँ पर स्मॉल एंगल्स क्यों लिखा हुआ है, 180 डिग्री क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि एक्चुअली बेटा ऐसा होगा तब जो डिफ्लेक्शन होगा ना, क्योंकि एग्जैक्टली न्यूक्लियस एक जगह पे नहीं ना होगा। उस केस में तो डिफ्लेक्शन कब हो रही थी, जहां पे पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था उसके एग्जैक्टली सामने से अगर अल्फा पार्टिकल आता था तब डिफ्लेक्ट होता था। अब जब आपके पास पूरी यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में ज्यादा हुआ तो आप अल्फा पार्टिकल होगा तो उसको हर तरफ से बेटा क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो नेट डिफ्लेक्शन उसका कम होगा ना। ओके सर, गॉट इट। ओके राइट। चलिए तो स्टार्ट करें स्टूडेंट, फिर आगे बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है यार, बड़ा मजेदार चीज करने वाले हैं आज हम लोग। तो सभी ने बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है, रिस्पॉन्स करना है, चीजों को सीखना है, कैसे हम लोग अपनी न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग है उसको कैसे और डेवलप कर सकते हैं। तो सभी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जो आज का लेक्चर है, एक पहले रिकॉर्डिंग अलाउ कर लें एक बार। हाँ हो चुकी है, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, तो जो आज का लेक्चर है इसमें हुआ क्या था, हम लोग कहाँ कैसे पहुंचे यहाँ तक, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम लोगों ने जो बात की थी, हम लोगों ने एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया था, राइट, ठीक है ना। तो जो जब हम लोग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे तो सबसे पहले जो मॉडल था वो थॉमसन का था। थॉमसन ने जो चीजें बताई हमने कहा ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर ली, और हमने ये देखा नहीं है थॉमसन अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि वो रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जब वो रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तब हमने बोला भी रदरफोर्ड का जो थॉमसन का जो मॉडल है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। अब सेकंड जो मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ फिर रदरफोर्ड का था। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रदरफोर्ड के मॉडल्स के बारे में देखा, उसका अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, वहां से कंक्लूजन देखे, और उन कंक्लूजन की हेल्प से मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम लोग रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। तो हमने इसके बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया था। जब रदरफोर्ड ने का मॉडल हम लोगों ने स्टडी कर लिया, उसके बाद स्टूडेंट क्या था, नेक्स्ट दिक्कत ये आई क्या कि रदरफोर्ड का मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस थी। वो बेसिक लिमिटेशन क्या थी, मेन लिमिटेशन ये थी भी वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आई थिंक हम लोगों ने ये बात कर ली थी, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाँ जी, ठीक है। तो जब वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, फिर एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि नया मॉडल था हमारे पास बोहर मॉडल, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आगे। तो एक्चुअली क्या था, बोहर मॉडल आने से पहले कुछ डेवलपमेंट हुई, और जो डेवलपमेंट हुई थी उनका रोल बहुत बड़ा था, क्योंकि उन्होंने बोहर मॉडल की फॉर्मुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वो जो रिसर्च हुई थी, जो डेवलपमेंट हुई थी, बोहर ने उनको इंक्लूड किया था, उनके रिजल्ट को कंसीडर किया था, उनके रिजल्ट को कंसीडर करके अपना एटॉमिक मॉडल उसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका मतलब ये हुआ भी, अगर बोहर को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बोहर का मॉडल अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बोहर के मॉडल से पहले जो डेवलपमेंट हुई थी वो डेवलपमेंट क्या थी, जिस डेवलपमेंट की को कंसीडर करके बोहर ने अपना जो एटॉमिक मॉडल था वो दिया था, ठीक है। तो हमने बात की, तो हमने फिर अपना लेक्चर स्टार्ट किया था। अभी हम अपना हमारा अगला जो टारगेट रहेगा, हम उस अपने नेक्स्ट टारगेट के अंदर यही स्टडी करेंगे भी कौन कौन सी डेवलपमेंट थी जो हुई थी हमारे पास। तो हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट्स, उन डेवलपमेंट्स के बारे में जो लीडिंग टू बोहर मॉडल, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल। तो इसके अंदर ये आपको मैंने लिखवा दिया था, ठीक है। तो मेजरली दो डेवलपमेंट थी, ठीक है, जिन्होंने बोहर मॉडल के फॉर्मुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पहली जो डेवलपमेंट थी वो ये था ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, पहला डेवलपमेंट ये था। और सेकंड डेवलपमेंट था जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिले थे एटॉमिक स्पेक्ट्रा की स्टडी से।
तब एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टडी किया गया, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के स्टडी से हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिली, और उन ऑब्जर्वेशन मिली और उनसे जो हम लोगों को हमने कंक्लूजन निकाले वो बड़े ही फैंटेस्टिक कंक्लूजन थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंक्लूजन थे, जिन्होंने बोहर को अपना मॉडल देने में बहुत ज्यादा हेल्प की। तो फ्रेंड, जब हमने बात की थी भी ड्यूल नेचर के बारे में, भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ड्यूल नेचर होता है, तो यहाँ पे बच्चों के दिमाग में सबसे पहले आता है सर ये ड्यूल का मतलब क्या है। ड्यूल का मतलब ये होता है, हम लोग इसमें ये स्टडी करेंगे भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो टू टाइप का करेक्टर पोजेस करते हैं। एक करेक्टर पोजेस करते हैं वो पार्टिकल करेक्टर, और सेकंड वो करेक्टर पोजेस करते हैं वेव करेक्टर। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जो सनलाइट से रेडिएशंस आ रही हैं। आज हम काफी डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं, तो ये डिस्कवरी हुई थी, ये रिसर्च हुआ था, ये आउटपुट निकल के आया था भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनके पास ड्यूल करेक्टर है। सभी साइंटिस्ट, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर ये ड्यूल करेक्टर का मतलब क्या है। ड्यूल करेक्टर का मतलब स्टूडेंट ये होता है भी जो लाइट आ रही है उसके पास पार्टिकल करेक्टर भी है, वेव करेक्टर भी है। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है आप में से, ठीक है, कोई एक स्टूडेंट है, अब वो स्टडी में भी बहुत बेस्ट करता है यार, और वो स्पोर्ट्स में भी बहुत बेस्ट है। इसका मतलब वहां पे 2 पर्सन तो नहीं है ना, एक पर्सन 2 काम कर सकता है ना। जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो बहुत एक इंटेलिजेंट बच्चों की तरह बैठता है और वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वही स्टूडेंट्स जब स्पोर्ट्स के ग्राउंड में जाता है और जिस स्पोर्ट में वो पार्टिसिपेट करता है वहां पे भी वो छा जाता है। इसका मतलब इस पर्सन के 2 करेक्टर्स हो गए, एक करेक्टर हो गया इसका स्टडी वाला, एक हो गया स्पोर्ट्स वाला। जब स्टडी वाले एनवायरनमेंट में जाता है तो वहां पे वो वाला करेक्टर शो करता है, जब स्पोर्ट्स के इन्वायरमेंट में आता है तब वहां पे वो वाला करेक्टर शो करता है। ऐसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी वो ड्यूल करेक्टर शो करेंगी। कुछ रिजल्ट ऐसे होंगे जिससे ये पता लगेगा उनके पास पार्टिकल करेक्टर है, और कुछ रिजल्ट ऐसे होंगे जिससे ये पता लगेगा उनके पास वेव करेक्टर है। ठीक है, पार्टिकल करेक्टर क्या होता है, वेव करेक्टर क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेव के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में नहीं पहले पढ़ेंगे, पहले वेव के बारे में पढ़ेंगे। वेव क्या होती है, वेव के साथ कौन कौन से टर्म एसोसिएटेड है, पहले वेव की बात करेंगे। असीम, कहाँ पे क्या रिपीट करना बेटा जी, कौन से पॉइंट पे बोल रहे हो? सर डुअल नेचर। ड्यूल नेचर वाला। देखो हाँ माय डियर, जैसे मैंने ये बताया था भी एक स्टूडेंट है, जैसे आप ही मान लो, सपोज करो, ठीक है, आप क्या हो, एक जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, यहाँ पे आपका पेपर होता है, तब आपके जितना कोई मतलब शरीफ साउ कोई भी नहीं है, मान लो आप बैठते हो वहां पे, बड़े आराम से पेपर देते हो, बिल्कुल चीटिंग नहीं करते, कोई शरारत नहीं करते। एक करेक्टर तो ये हो गया। पर जब आप ग्राउंड में जाते हो तो ग्राउंड में जाके सबसे शरारती भी आप हो, सपोज कर लो। इसका मतलब आपके 2 करेक्टर हैं, आप शांत भी रहते हो और आप शरारती बहुत हो। डिपेंड इस पे करता है भी आप कौन से सरकमस्टांसिस में स्टैंड कर रहे हो, आपको कौन से सरकमस्टांसिस दिए गए हैं, आपको कौन सा ओके इन्वायरमेंट सर। दिया गया। ओके, ऐसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी, हम इसके बारे में ये स्टडी करेंगे। ये जो रेडिएशन है ना, ये कहीं पे तो अपना पार्टिकल जैसा करेक्टर शो करती है और कहीं पे अपना वेव करेक्टर शो करती है। हम पार्टिकल और वेव के बारे में कब स्टडी कर पाएंगे, जब हमें पता होगा पार्टिकल करेक्टर का मतलब क्या है और वेव का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेव मोशन के बारे में बात करेंगे, वेव के बारे में हल्का सा आइडिया लेंगे। वेव क्या होती है, वेव की अगर कोई वेव है तो उसके लिए कौन कौन से टर्म उसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा, हम वेव मोशन के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लाइट लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है माय डियर, जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती है। चलिए, तो अब देखते हैं सबसे पहले वेव होता क्या है। वेव को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने पास क्या है, आपके पास मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक तालाब था, ठीक है, तालाब था, ठीक है, कोई पॉन्ड है, इसके अंदर हम लोगों ने एक स्टोन को फेंक दिया। जब आप क्या करते हो, किसी स्टोन को वाटर के अंदर फेंक देते हो, ये हमारे पास वाटर था यहाँ पे, ठीक है। जब स्टोन को हम लोगों ने वाटर के अंदर फेंका तो स्टोन ने क्या किया, यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट की वाटर के अंदर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके गया, स्ट्राइक किया वाटर के, ठीक है। एक, क्योंकि स्टोन तो एक पार्टिकल है, वो जब वाटर के अंदर गया तो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके उसने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, और वहां से जो डिस्टरबेंस जनरेट हुई वो डिस्टरबेंस सिर्फ उतने ही एरिया पे नहीं लोकलाइज रही,
मतलब ऐसा नहीं है जहाँ पे पत्थर गिरा वहीं पे डिस्टरबेंस, नहीं, वहां से एक डिस्टरबेंस ओरिजिनेट हुई जो डिस्टरबेंस बाहर की तरफ गई। यस और नो? वाटर में हम देखते हैं ना बेटा डिस्टरबेंस बनती हुई जो बाहर की Yes, तरफ sir. जाती है, और वो जो डिस्टरबेंस जाती है वो ऐसे जाती है अप डाउन अप डाउन अप डाउन की फॉर्म में। तो जब पानी में आप लोग पत्थर को फेंकते हो तब जो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है और जो बाहर की तरफ मूव करती हैं अप डाउन की फॉर्म में, उसी को हम लोग वेव बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस लिखते हैं। व्हाट इज वेव? वेव की डेफिनेशंस हमारे पास क्या है, तो लिखेंगे द वेव ओरिजिनेट, जो वेव होती है वेव ओरिजिनेट ओके फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस, फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस, ठीक है, disturbance from the center of disturbance uh, and propagate का मतलब आगे मूव करती है, प्रोपेगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ, प्रोपेगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ अप एंड डाउन मूवमेंट, इन द फॉर्म ऑफ अप एंड डाउन मूवमेंट। ओके, तो ये था वेव के बारे में, ठीक है, डाउन मूवमेंट। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेव को बनाएं, एक जनरल सी वेव को ड्रॉ करें, तो हम वेव को जनरली ऐसे ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए ये इसका इनिशियल पॉइंट है, डिस्टर्बेंस यहाँ से स्टार्ट हुई, तो जो अगर वेव कभी भी मूव करेगी तो ऐसा बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी, वेव हमेशा इस फॉर्म में जाएगी, ठीक है, वो अप डाउन करती हुई, कभी ऊपर कभी नीचे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरीके से वेव क्या करती है, आगे प्रोपेगेट करती है। तो ये जो वेव का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो पहाड़ी सी है उसकी, ठीक है, जो हाइट है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। और जो वेव का ये डाउनवर्ड पार्ट होता है, ठीक है, नॉर्मल पॉइंट से जो नीचे वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रफ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये पता लगा जो वेव जो प्रोपेगेट करती है वो हमेशा क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में करेगी। ऑलवेज रिमेंबर डियर, वेव जब भी प्रोपेगेट करती है आगे वो हमेशा क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में करती है, राइट? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो चुका है इसके बारे में? ओके, Yes, अब आगे sir. मूव करें। चलिए, मजा आ रहा है सबको, समझ आ रहा है अच्छे तरीके से? ठीक है, राइट, Yes. ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, वेव की ना, वेव मोशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, या फिर इसको हम लोग ये लिख सकते हैं टर्म्स यूज फॉर अ वेव मोशन। जो कोई वेव है उसके लिए कुछ टर्म्स है बेटा अपने पास, ठीक है। अगर हमने वेव को करेक्टराइज करना है तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानना पड़ेगा यार। तो जो इम्पोर्ट कुछ ऐसी टर्म्स है जो वेव मोशन को एक्सप्लेन करने में, एक्सप्रेस करने में यूज होती हैं, तो उन टर्म्स को हम लोग वन बाय वन स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो हमारे पास आती है वेवलेंथ, वेवलेंथ, ओके। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप का सिंबल होता है और इस सिंबल को हम Lambda. लोग बोलते हैं लैम्डा बोलते हैं, ओके। अब वेव लेंथ, इसका मतलब क्या है, जब हम इस वर्ड को बोलते हैं, सुनते हैं, तो दिमाग में घंटी बजती है और पता लगता है वेव लेंथ का मतलब वेव की लेंथ। बिल्कुल ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, वेव लेंथ वेव की लेंथ ही होती है। तो हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, हम लोग ये बोलते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई वेव जा रही है, आपको जैसे बताया था वेव हमेशा क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में जाएगी। तो जो हमारे पास दो एडजेसेंट क्रेस्ट होंगी, एक क्रेस्ट ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्रेस्ट क्या होती है, पहाड़ी, उसकी जो पहाड़ सा जो ऊपर को है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, अभी बता के हटाऊं मैं आपको। तो वेव की जो दो एडजेसेंट क्रेस्ट होती है, एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाली, तो वेव की जो टू एडजेसेंट क्रेस्ट है उनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो भी जो टू एडजेसेंट ट्रफ हैं, एक ट्रफ ये रहा एक ट्रफ ये रहा, जो एडजेसेंट ट्रफ है उनके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है उसको भी वेवलेंथ बोला जाता है। तो अगर हम लोग वेवलेंथ को डिफाइन करें तो व्हाट इज वेवलेंथ, हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent, the distance between two adjacent crest and trough, crest or trough, okay, crest or trough called wavelength, wavelength, okay friends। अब देखिए, तो ये वेवलेंथ एक्सप्रेस होगा।
अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें, वेवलेंथ हम लोगों ने देख लिया, अगर हम इसके यूनिट्स को एक्सप्रेस करें तो देखिए इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके यूनिट्स होंगे यूनिट ऑफ लेंथ, जो लेंथ के यूनिट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ के बेसिकली डिस्टेंस ही तो है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस लिख सकता हूँ, लेंथ ना लिखूं, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। मतलब जिन यूनिट में आप डिस्टेंस को मेजर करते हो, ठीक है, या लेंथ को मेजर करते हो, वही यूनिट आपके पास वेवलेंथ के होंगे। तो इसका मतलब इसके जो यूनिट्स होने वाले हैं वो यूनिट्स होते हैं हमारे पास, मीटर होते हैं, सेंटीमीटर यूनिट होता है इसका, माइक्रोमीटर यूनिट होता है, पिकोमीटर इसका यूनिट होता है, एंगस्ट्रॉम इसका यूनिट है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है जो हम लोग वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं। अब इनमें रिलेशंस पता होना जरूरी होता है क्योंकि न्यूमेरिकल में कन्वर्जन्स काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ सबका मीटर के साथ क्या रिलेशन है। देखिए, सबसे पहले आप मेरे को बताइए भी जो 1 मीटर होता है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? 10⁻⁻² सेंटीमीटर, सॉरी 10⁻² आएगा, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी, राइट। ओके, हम बोल सकते हैं ऐसे लिखेंगे हम लोग, हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये दिया होता है। अगर मेरे पास सेंटीमीटर गिवन है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। ओके, अगर हमारे पास माइक्रोमीटर गिवन है, 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 nm गिवन है, nm का मतलब होता है नैनोमीटर, इट इज अ नैनोमीटर। तो जो 1 नैनोमीटर है, नैनो का मतलब फील क्या आता है, 9 का आता है ना यार, तो 10⁻⁻9 मीटर। 1 pm जो बहुत यूज होता है, pm इज कॉल्ड पिकोमीटर, ठीक है। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट 1 a naught is called angstrom, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। ओके, क्लियर है, एंगस्ट्रॉम। ओके, तो जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप आज ही आप देखोगे ये यूनिट कन्वर्जन जो है ये काफी यूज होगा हमारे न्यूमेरिकल्स में जो हम लोग आज सॉल्व करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो सबको वेवलेंथ के बारे में क्लैरिटी हो चुकी है, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, तो जैसे हम लोगों ने वेवलेंथ को कंप्लीट कर लिया, अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं स्टूडेंट्स। आपने किसी ने कुछ पूछना है इसमें से, बताओ मेरे को, यस और नो में रिप्लाई किया करो बच्चों। रिप्लाई, आप डॉक्टर हो यार, इन फ्यूचर डॉक्टर हो आप, तो आप रिप्लाई किया करो यार, ठीक है ना। अभी से फील लेना स्टार्ट करो भी आप डॉक्टर हो, और हैं भी, क्या ही दिक्कत है उसमें भी, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे वो टर्म हमारे पास रहेगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करें, फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे न्यू के साथ, इज अ न्यू, इसको बोलाता है न्यू। ये सिंबल होता है, थोड़ा सा टिल्ट करके आप लोगों ने डालते हैं तो वी होता है, थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्ट करके डालना है, तो ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल हमारे पास बन गया। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए कोई, ठीक है, आपने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, पॉइंट है, इस पॉइंट में से यहाँ से वेव आ रही है कोई, ठीक है, वेव आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक सेकंड में से, पर सेकंड, इस पर्टिकुलर पॉइंट में से कितनी वेव पास करेंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट में से एक सेकंड में, पर्टिकुलर पॉइंट में से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। तो डिफाइन करेंगे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, जैसे नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, passing through a point in 1 second, in 1 second। देखिए अभी आपको मैं समझाता हूँ, जैसे सपोज करिएगा यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे वेव्स पास कर दी, ये वेव पास कर दी, तो मान लीजिए हमारे पास 1 सेकंड था, 1 सेकंड में इतनी वेव्स पास की, तो कितनी वेव्स पास की, एक वेव ये थी, एक वेव ये है,
और एक वेव ये है। तो इसका मतलब 1 सेकंड में से 3 वेव पास कर रही है, 3 वेव्स। तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 3 हुई। क्योंकि स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एक वेव का मतलब होता है ये 1 वेव होती है, ये 1 वेव है। एक वेव का मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। तो 1 क्रेस्ट और 1 ट्रफ को मिलाकर हमारे पास एक वेव बनती है। ठीक है, ओके, तो ये समझ आया। या फिर क्या लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये फ्रीक्वेंसी की हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी। हाँ जी। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, लैम्डा के इनवर्सली होगी। इसको सोच के देखो, कैसे सोच सकते हैं इसको, बड़ा अच्छा तरीका है। आपके पास मान लीजिए यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे एक होल है, आपको मैं एक टाइम फिक्स कर रहा हूँ भी, आपके पास 1 सेकंड है। आपने से इस एक रोड का साइज आपके पास ये रोड नंबर 1 है आपके पास, ठीक है, इतने साइज की रोड है। और एक रोड का साइज आपके पास ये है, ये रोड नंबर 2 है। आपको मैं बोलूं भी ये होल है, एक पॉइंट है, इसमें से इन रोड्स को ये जो रोड बनी हुई है इनको पास करवाइए और बताइए भी 1 सेकंड में कौन सी रोड ज्यादा पास हो सकती है, किसका नंबर आप लोग ज्यादा पास करवा सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। रोड 1। सर रोड नंबर 1। रोड नंबर 1 नंबर, क्योंकि वो छोटी है तो वो जल्दी पास कर जाएगी। तो ऐसे क्या होता है, अगर जितनी वेवलेंथ कम होगी वेव की, ठीक है, जितनी वेवलेंथ कम होगी वेव की उतनी वेव ज्यादा पास करेंगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में से। तो बोल सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। तो अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट का साइन लगेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा सी। क्योंकि हम लोग बात किसकी करें, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बात करें, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू यहाँ पे जो सी है, व्हाट इज सी, सी इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, सी इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाते हो उसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। और ये कांस्टेंट के स्पीड ऑफ लाइट है, ये कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है स्टूडेंट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक एक्सप्रेशन हम लोगों ने ड्राइव किया है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जो है जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे काफी न्यूमेरिकल अपने से पूछे जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है हमारे पास, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, ओके। अगर हम यूनिट्स की बात करें, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स, अगर फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स को देखोगे तो फ्रीक्वेंसी के यूनिट क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं सेकंड इनवर्स, और क्या लिख सकते हैं, हर्ट्ज, एच जेड। एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज, ठीक है, ये इसका ऐसा यूनिट है हर्ट्ज। ओके, इन द सिमिलर तरीके से इसके और यूनिट्स क्या होता है, साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीपीएस लिख देते हैं, साइकिल पर सेकंड। साइकिल का मतलब पता है क्या हुआ, साइकिल का मतलब हो गया एक वेव, ये एक साइकिल हो गया, इट इज अ 1 साइकिल। एक वेव को एक साइकिल बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी वही तो होता है, 1 सेकंड में कितनी वेव पास की या फिर 1 सेकंड में कितने साइकिल पास किए, वही तो फ्रीक्वेंसी होता है अपने पास, ठीक है बच्चों, क्लियर है। हाँ जी, तो इसके जो यूनिट्स होंगे वो हमारे पास होंगे सेकंड इनवर्स, या फिर हर्ट्ज बोल सकते हैं, या फिर साइकिल पर सेकंड बोल सकते हैं। यूनिट तो आप लोग यहाँ से भी ड्राइव कर सकते हो, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा है। सी के यूनिट्स क्या होते हैं, 3 × 10⁸, इसके यूनिट्स आगे मीटर पर सेकंड। अगर ऊपर मीटर है तो वेवलेंथ भी मीटर में लोगे तो मीटर से मीटर कैंसिल, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या बन गया, सेकंड इनवर्स बन। बोलिए स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स बोलो, टेल मी फास्ट, क्लियर है यहाँ तक, फ्रीक्वेंसी Yes. सबको क्लियर हो चुका है, Yes, sir. यस सर। ओके। चलिए, तो थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं। जो थर्ड जो टर्म हमारे पास है वो है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सी के साथ। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का मतलब है स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव
distance traveled by a wave per second, wave per second। तो पर सेकेंड वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी उनकी सी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी सबकी जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है और उनकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जिसको स्पीड ऑफ लाइट हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वेव है अपने पास, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, वो जब ट्रेवल करेगी तो वो सेम स्पीड के साथ ही ट्रेवल करेगी। ओके, राइट। अब आता है 4। सर हाँ जी, आप इसे फिर से एक्सप्लेन कर दोगे, मेरी मीटिंग कट हो गई थी। ओके बेटा जी। वेलोसिटी बेटा बताया मैंने अभी आपको, वेलोसिटी के बारे में बता रहा था। वेलोसिटी का मतलब स्पीड होता है। एक तरीके से हम यहाँ पे स्पीड ही मान के चलेंगे। तो हम लोग ये बोलते हैं भी एक वेव जो है वो पर सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, एक वेव पर सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं सबकी वेलोसिटी की वैल्यू सेम होती है और सबकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। क्लियर। अब वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है ये आप लोग फिजिक्स में स्टडी करोगे डियर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग सेम मान के चलते हैं। जब आप वेक्टर पढ़ लोगे फिजिक्स में तो वहां पे देखोगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है ए के साथ। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? अगर हमारे पास कोई वेव है, ठीक है, ये हमने एक वेव बनाई। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो हमारे पास वेव है, वेव की जो क्रेस्ट की हाइट है, ओके, ये जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट की ये जो हाइट है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। या फिर जो ट्रफ की डेप्थ है इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? लिखेंगे हाइट ऑफ क्रेस्ट, क्रेस्ट की हाइट, और डेप्थ ऑफ ट्रफ, ट्रफ की डेप्थ, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। राइट, ये होता है एम्पलीट्यूड। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोग एम्पलीट्यूड की बात नहीं करेंगे क्योंकि एम्पलीट्यूड के बारे में हम आगे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो एम्पलीट्यूड को खत्म करने के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो हमारे पास आती है टाइम पीरियड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो वेव मोशंस के लिए यूज की जाती है वो है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट किया जाता है टी के साथ। देखिए, अब टाइम पीरियड को कैसे समझना है हम लोगों ने। अब नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूं मैं ताकि आपको टाइम पीरियड अच्छे तरीके से समझा पाऊं मैं। यहाँ तक नोट डाउन हो गया सबका? ओके, चलिए। यस सर। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड होता है एक वेव को एक वेव को पास होने में एक पर्टिकुलर पॉइंट में से कितना टाइम लगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की पहले डेफिनेशन लिख लीजिए फिर आपको समझाता हूँ। इसको लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड, जो टाइम लगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, या तो ऐसे लिख सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, या फिर ये लिखेंगे टाइम पीरियड के बारे में कि टाइम पीरियड क्या होगा, एक वेव को पास होने में कितना टाइम लगता है एक पर्टिकुलर पॉइंट में से, उसको भी टाइम पीरियड बोल सकते हैं यार। ठीक है, उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। या लिखेंगे टाइम टेकन बाय अ वेव, टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट, टू पास थ्रू वन पॉइंट। ओके, तो एक पॉइंट में से वेव को पास होने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड। और जब हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं
तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, 1 बाय फ्रीक्वेंसी। अभी मैं बताता हूँ ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, कैसे हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड 1 बाय फ्रीक्वेंसी कैसे है, देखिए स्टूडेंट्स। अब टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी की फ्रीक्वेंसी गिवन थी हमारे पास 20 सेकंड इनवर्स, ओके। किसी की फ्रीक्वेंसी गिवन है 20 सेकंड, कोई एक वेव थी, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 20 सेकंड इनवर्स, और हमें बोला भी उसका टाइम पीरियड निकालिए। हम सीधा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमने तो ये देखना है भी ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हमारा टारगेट तो ये है। हम कैसे करेंगे, देखिए जब भी फ्रीक्वेंसी 20 सेकंड इनवर्स है, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता था एक सेकंड में कितनी वेव्स ने पास किया। अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो 20 सेकंड इनवर्स का मतलब ये हो गया भी 20 वेव्स पास कर रही हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट में से एक सेकंड में, हाँ या ना, यही मतलब हुआ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में से एक सेकंड में, इन 1 सेकंड कितनी वेव्स पास की, दैट इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी 20 गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट में से 20 वेव्स पास कर रही हैं। और टाइम पीरियड क्या होता है, भी एक वेव को पास होने में कितना टाइम लगेगा, तो 20 वेव को अगर पास होने में 1 सेकंड लग रहा है, तो डेफिनेटली 1 वेव को पास होने में जो टाइम लगने वाला है वो 1/20 है। और अगर 1/20, तो यहाँ पे 1/20 क्या था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डियर, तो इसका मतलब जो 1/20 होगा वो मेरे पास टाइम पीरियड हो जाएगा। ये तो टाइम पीरियड हुआ, ये तो मेरा आंसर है 1/20, क्योंकि मैंने यही तो निकालना था कि एक वेव को कंप्लीट होने में या फिर एक वेव को पास होने में कितना टाइम लग रहा है। तो एक वेव को जो पास होने में जो टाइम लग रहा है वो 1/20 सेकंड लग रहे हैं। तो यहाँ पे 20 क्या था, फ्रीक्वेंसी था, तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आया, 1/फ्रीक्वेंसी के इक्वल आया कि नहीं आया। यस फ्रेंड्स, टेल मी, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। अरे स्टूडेंट्स बताओ यार, सबको क्लियर हो चुका है ये चीज। यस सर। यस सर। राइट, चलिए, तो कितनी टर्म्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं 5। 5। ओके, तो लास्ट टर्म आती है वेव नंबर। लास्ट टर्म इज वेव नंबर। वेव नंबर इस तरीके से लिखा जाता है, आप न्यू का सिंबल डालोगे, उसके ऊपर बार डालोगे, न्यू बार, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोला क्या जाता है, न्यू बार बोलते हैं। तो वेव नंबर के बारे में सोचते हैं, वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर होता है डियर यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं। लिखे इसके बारे में पहले, फिर आपको बताता हूँ। डेफिनेशंस लिखेंगे, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन अ यूनिट लेंथ, प्रेजेंट इन अ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड अ वेव नंबर। अब अगर फॉर्मूला लिखते हैं वेव नंबर का, तो वेव नंबर एक्सप्रेस किया जाता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, 1/λ, ये वेव नंबर होता है। और अगर यूनिट्स की बात करें तो डेफिनेटली इसके जो यूनिट्स बनेंगे, लैम्डा के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर हो सकते हैं, सेंटीमीटर हो सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके जो यूनिट्स होंगे वो मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूनिट बनेंगे। अब सभी स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज रेज होती है, सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कहाँ से आपने ये फॉर्मूला बना दिया। अभी आपको पता लगेगा, देखना कितने अच्छे तरीके से, मतलब एक भी चीज ऐसा नहीं होगा जिसको आप लोग क्रैम करेंगे, आपको प्रॉपरली समझ आएगा भी फॉर्मूला कैसे बनाया गया है यहाँ पे। ओके बच्चों, देखो, हाँ फॉर्मूले में सिंबल गलत हो गया, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू बताने के लिए। इसको न्यू बार डाल दीजिए यहाँ पे बेटा जी, न्यू बार। अब हम ये देखते हैं ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ कहाँ से आया। चलो इसको समझते हैं। पहला एग्जांपल तो सीन बेटा इस पे मत लिखिए बेटा, स्क्रीन पे ना प्लीज। यस, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, देखिए आपको बताता हूँ, मान लीजिए एक ये वेव है, यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ ना, एक मैंने डिस्टेंस ले लिया, टोटल लेंथ 1 सेंटीमीटर है, राइट। और यहाँ पे वेव्स प्रेजेंट है, ये वेव्स बनी हुई है। अगर एक वेव की लेंथ, आप मेरे को बताइएगा,
अगर एक वेव की लेंथ 0.2 सेंटीमीटर है, सपोज करो एक वेव की लेंथ 0.2 सेंटीमीटर है, और तो 1 सेंटीमीटर के अंदर बताओ कितनी वेव्स होंगी? 5. 5 होंगी। पक्का Yes. स्टूडेंट, क्लियर है? टोटल डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और एक वेव की सर लेंथ यस 0.2 सेंटीमीटर है, तो यूनिट लेंथ के अंदर वेव्स कितनी होंगी? 5। तो बेटा 5 आपके पास आंसर कैसे आया? आपने 1 डिवाइडेड बाय क्या किया? 0.2, तब आपके पास नंबर ऑफ वेव्स कितनी आई? 5 आई, राइट? इसका मतलब वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है 1/λ। क्यों बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे 0.2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेवलेंथ को बता रहा है यार। ये स्टूडेंट्स क्लियर हुआ यहाँ तक? तो यूनिट लेंथ में सर डेफिनेशन है, यस यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये बोल दें कि 20 सेंटीमीटर में 50 वेव्स हैं, मान लो 20 सेंटीमीटर में 50 वेव्स प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे? 1 सेंटीमीटर में वेव्स निकालोगे, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी है? 50/20। तो ये जो 50/20 आ गया, ये आपके पास क्या आ गया? वेव नंबर आ गया। क्यों? क्योंकि आपने यूनिट लेंथ में वेव्स निकाल दी कितनी, तो यूनिट लेंथ में जो वेव प्रेजेंट होंगी उन्हीं को क्या बोला जाता है? वेव नंबर बोलते हैं। यस स्टूडेंट्स, डन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में, जो कि हमारे न्यूमेरिकल में काफी हेल्प करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखिए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोगों ने ड्राइव करना है, एक रिलेशन देखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं कौन कौन से हैं? पहला जो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है वो तो ये बनता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। फर्स्ट फॉर्मूला ये अपने को पता है बिल्कुल, राइट। सेकंड फॉर्मूला अपने पास क्या बनता है? भी जो वेव नंबर होता है वो 1/λ होता है, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। ओके, और अगर थर्ड की बात करें, थर्ड मेरे पास क्या रिलेशन बन जाएगा? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, सी इंटू 1/λ। 1/λ को मैं न्यू बार लिख सकता हूँ, तो न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार। एक रिलेशन ये बन गया मेरे पास, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बोलो, ये 3 फॉर्मूलेज हैं जिनको यूज करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डन स्टूडेंट यहाँ तक सबको? ओके, चलिए, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। सर यस ओके, अच्छा आप में से बताओ, एरिन बेटा आपका हैंड रेज है, एक बार हैंड डाउन करिए आप। हैंड रेज्ड है आपका, एक बार डाउन करो। ओके, आप में से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा ले लूँ मैं आपका। आप कहाँ से हो? एक एक करके बोलो। असीम आप कहाँ से हो? सर अमलो से अमलो से। अमलो ये कहाँ पड़ता है? बठिंडा के पास है क्या? नहीं 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 सर मैं हाँ, गोविंदगढ़ गोविंदगढ़। अच्छा हाँ, गोविंदगढ़ के पास, ठीक है। हाँ एरिन जी आप कहाँ से हो? Sir, Sirsa. अच्छा, ओके। आप अपने नाम को क्या बोलते हो? एग्जैक्टली क्या है? Areen. अरीन। अरीन, ओके, राइट। अरीन कालरा। दिव्या आप कहाँ से हो? पटियाला। पटियाला। गेविन आप कग्गा। कहाँ से? सर कग्गा से। ओके। जसलीन Second. कग्गा। ये कहाँ पे पड़ता है? पटना के पास है। अच्छा, पातड़ा के पास। ओके, पातड़ा मूनक के पास है शायद, वही है क्या? ओके। जसमान Sir, Patala. पटियाला। कामाक्षी सर पटियाला।
ओके, प्रभजिंदर, सर पटियाला। ओके, प्रीति, सर पटियाला। सर तो नहीं पटियाला है, सर तो मतलब प्रियांशी पटियाला। पटियाला। रिया, खनौरी। घनौरी, ठीक है, कनौरी पातड़ा, ठीक है, ओके। संदीप, सर पटियाला। पटियाला। वैभव, विभव, सर डब वाली। डब वाली, वाह जी वाह। तेरी जगह से वो राइटर ही बहुत फेमस है, क्या नाम है उनका? पंजाबी राइटर नहीं है शायद कोई? डब वाली तो काफी नाम आता है यार पंजाबी सॉन्ग्स में। चलो, यहाँ तक स्टूडेंट डन, सबको क्लियर है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्लियर हो गए, राइट? यस सर। चलिए, अब क्या करते हैं, कुछ अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इन्हीं फॉर्मूलाज को लगाकर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम्स करते हैं। तो लिखिए बेटा न्यूमेरिकल्स। सबसे फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो एक बहुत सिंपल सा है। पहले एक सिंपल से न्यूमेरिकल को करते हैं। हमारे पास ये गिवन है, कहते हैं हमारे पास एक येलो लाइट है। उन्होंने हमें मेंशन कर दिया भी हमारे पास एक येलो लाइट है, और ये जो लाइट है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसकी वेवलेंथ अपने को दे दी भी, जो इसकी वेवलेंथ है वो है 580 नैनोमीटर। 580 नैनोमीटर। और कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, कैलकुलेट करिए। सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बोल रहे हैं वेव नंबर को कैलकुलेट करिए, और थर्ड अपने को बोल रहे हैं टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है। तो देखो एक ही न्यूमेरिकल है, एक ही न्यूमेरिकल्स में हम लोग तीनों चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं यार, ठीक है? अब देखिए कैसे करना है। पहला एक बार तो मैं कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि इन चीजों का आप लोगों ने स्पेशली ध्यान रखना है। देखिए अब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। आपके पास वेवलेंथ गिवन है लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू गिवन है 580 नैनोमीटर, और सबसे पहले हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को निकालना है। और न्यू इजिकल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है? तो क्या करेंगे, सी की वैल्यू लिख लो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सी की वैल्यू है। यूनिट को भी साथ में लिख लिया करो यार, ताकि फाइनली कोई दिक्कत ना आए कि फाइनल में कौन से यूनिट्स आएंगे। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड सी की वैल्यू और यूनिट के साथ आ गया, डिवाइडेड बाय, साथ में क्या लिखना है, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ हमारे पास गिवन किसमें, नैनोमीटर में। जो कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइंड है वो तो मीटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेवलेंथ को ना मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। नैनोमीटर में गिवन थी, कन्वर्ट हम लोगों ने मीटर के अंदर कर दिया, डन। अब क्या है, जो यूनिट कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल आउट करो, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हुआ। यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, न्यू की वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो कितनी आ गई, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 580 इंटू 10⁻⁻9, सॉरी -9, और जो यूनिट्स हमारे पास आ रहे हैं सेकंड इनवर्स। अब क्या करो, या तो आप लोग कैलकुलेटर यूज करोगे, अगर कैलकुलेटर नहीं यूज करना तो आपको शॉर्टकट बताता हूँ कैसे अपनी स्पीड को आप लोग इंक्रीज कर सकते हो। पहले 10 की पावर को कर दीजिए खत्म। क्या लिख सकता हूँ, 3/580 या 58, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10⁸, 58 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻9। राइट स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं इसको? यस सर। ओके, अब इसको और क्या कर सकते हैं, 3/58 कर देते हैं, और 10 की पावर बताइए कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 की पावर -8 आ जाएगा। 10 की पावर -8 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 10⁻16। ये बना अपने पास। सबको क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी भी कैसे ले आया मैं, 10⁻16 कैसे आएगा, ये सबको क्लियर हो चुके हैं? क्योंकि सर नीचे 10, हाँ जी 18 नहीं आएगा। क्यों 18 क्यों आएगा? सर हमारे पास नीचे 10⁻⁻10 है, वो ऊपर जाएगा तो -10 ऊपर, नीचे बेटा 10⁻⁻8 है 9 है नीचे सर। बेटा। यहाँ पे 58 के साथ है। यहाँ पे 10 नहीं है बीच में,
सर वो तो है, तो फिर 10⁻⁻10 ही बन जाएगा। अरे बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक मिनट को। मैंने क्या किया यहाँ पे, जो आपके पास गिवन था 580 गिवन था ना, तो 580 को मैंने क्या लिखा, 58 इंटू 10 लिखा ना, तो यहाँ पे 10 की पावर 1 है ना, और यहाँ पे 10 की पावर -9 है, तो नीचे कितना रह गया, 10⁻⁻8 नहीं रह गया। यस सर, क्लियर है? यस सर। ओके चलो, अब आगे क्या करोगे बताओ। अब आगे कैलकुलेशन को और इजी करने के लिए देखिए, आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ भी कौन सा कैलकुलेशन आपको इजी लगता है, 10/2 इजी होता है या 2/10 इजी होता है। अगर हमने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है 10/2 इजी है सॉल्व करना कि 2/10? 10/2। 10/2 कहने का मतलब अगर न्यूमरेटर बड़ा है, ऊपर वाली टर्म बड़ी है, नीचे वाली टर्म छोटी है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली टर्म को बड़ा कर लेते हैं। क्या कर ली, 2 0 मैंने 3 के साथ ले ली। अगर 2 0 3 के साथ ले ली तो यहाँ पे 10⁻14 रह गया, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 58। ठीक है, ओके अब देखो कितना इजी हो गया। अब आपको पता है भी अगर 300 डिवाइडेड बाय 58 होगा तो कितने पे डिवाइड होगा, 5 पे डिवाइड होगा ना अपने पास यार, क्योंकि अगर 50 होता, अगर 50 होता फिर अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते तब हमारे पास 300 आता। यहाँ पे तो 58 है, तो इसका मतलब 6 पे तो नहीं जाएगा, 6 से कम पे जाएगा और 5 पे जाएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास फाइनल आंसर मिल गया हमारे पास। अब कितना आएगा उसको एग्जैक्टली सॉल्व कर लो। अब एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर दिखाई दे रहा है 5.17। 5.17, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब देखो इसका फायदा क्या है, जिस तरीके से मैंने किया। एक्चुअली जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपके पास ऑप्शंस होंगे ऑलरेडी। जब आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है तो आपको पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, अगर ऑप्शन में डिफरेंस अच्छा खासा दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन में डिफरेंस दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻14, 7 इंटू 10⁻14, 3 इंटू 10⁻14, तो आगे 5 से आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है यार। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप लोगों ने ध्यान रखना है, ताकि जब आप न्यूमेरिकल्स करो अपने स्पीड को इंक्रीज कर पाओ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड का बहुत बड़ा कंसर्न होता है। राइट फ्रेंड्स, क्लियर? तो ये था हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। चलें आगे। यस सर। ओके राइट, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटेड। अब सेकंड क्या कैलकुलेट करना था हम लोगों ने, अब हमने कैलकुलेट करना है वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो 1/λ क्या लिया था हम लोगों ने, 580 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है, मीटर में। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 10⁻9 डिवाइडेड बाय 580 लिख सकता हूँ मैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नो सर। नीचे मीटर है, ऊपर जाके वो सर मीटर इनवर्स बन जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को बड़ा कर लेते हैं, 1000 कर लेते हैं, नीचे 580 रख देते हैं, तो 10⁻, कितना रह गया 6 मीटर इनवर्स। अब 1000 को 580 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ ही आएगा ना यार, तो 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ठीक है, ओके डन। ओके सर। यस सर। चलो थर्ड क्या कैलकुलेट करना था, थर्ड कैलकुलेट करना था वेव नंबर। वेव नंबर तो हो गया, सॉरी, टाइम पीरियड। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड हमारे पास होता है 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, तो 1 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली 5.17 इंटू 10⁻14, ये मेरा फ्रीक्वेंसी थी। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, 10⁻, ये -14 बन जाएगा ऊपर जाकर, और 5.17 आ गया। अब ऊपर की वैल्यू को बड़ा कर देता हूँ, ये इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 इंटू ये वैल्यू बनेगी 1 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 5.17। अगर ऊपर 10 कर दूं तो डेफिनेटली एक पावर कम करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय 5.17। बोलो स्टूडेंट्स, ये बात समझ आई मैंने ऐसे किया?
मेडिकल वालों बच्चों, यस सर। एक बाकी बार फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दो ये। हाँ जी, Yes. देखो ये आपको ना मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ कैसे कैलकुलेशन हम लोगों ने इजी करनी है। देखो जिसने बोला भी दोबारा बताओ, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करो। देखो ये देखो यहाँ पे जब आप इसको देखते हो सॉल्विंग में कितना ऐसा लगता है भी कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, कितनी गंदी कैलकुलेशन है सर। क्या ये वाली वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5.17, ठीक है, 1/5.17 इंटू 10⁻⁻14। बताओ एक ही बात है ना, ठीक है। Yes. अब मैंने ऊपर क्या किया, ऊपर ना जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, उसको बड़ा करना है, तो मैंने क्या किया वहां पे 10 कर दिया। अगर 10 कर दिया तो एक पावर को कम करना पड़ेगा ना मेरे को, क्योंकि यहाँ पे 10⁻1 है, यहाँ पे 10⁻−15 कर दूंगा, जब ऐड करूंगा तो 10⁻−14 ही आ जाएगा ना मेरे पास, Yes. sir. ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 5.17 कर दिया। तो अगर आप 10 को 5.17 से डिवाइड करोगे तो पता ही है, अगर 5 होता तो 2 पे जाता, अब यहाँ पे 2 पे तो नहीं जाएगा, 1.9 कुछ ऐसा समथिंग बनना चाहिए अपने पास। कितना आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 5.17 करके 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। बोलो बच्चों, हाँ या ना, सबको क्लियर है? Yes. sir. ठीक है, चलो अब फटाफट ये बताओ, कोई ऐसा है स्टूडेंट जिसको इसमें से कोई डाउट हो, क्योंकि अब अच्छी प्रॉब्लम्स आएंगी भी, अब अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कुछ। नहीं, असीम क्लियर है बेटा यहाँ तक? ओके, चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं देता हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मेरे को सॉल्व करके बताना है कितना आंसर आएगा, और मेरे को पता है जितनी आपकी क्लास है, ठीक है, जितने स्टूडेंट्स लगा रहे हैं क्लास में प्रेजेंट हैं, सबका आंसर एक जैसा आंसर ही मैक्सिमम स्टूडेंट का आएगा, और वो आंसर गलत होगा। ये मॉर्निंग वाले बैच में भी ऐसा ही हुआ था। अब मैं वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ। वो क्या है हमारे पास क्वेश्चन ये है, कहते द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation, the frequency of electromagnetic radiation which makes 2 into 10 raised to power 6 waves, 2.6 2 into 10 raised to power 6 waves per 50 centimeter is, तो पहला मेरे पास आ रहा है 1.2 into 10 raised to power 15 hertz, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है 150 हर्ट्ज। थर्ड हमारे पास है 6 into 10 raised to power 14 हर्ट्ज, और जो फोर्थ है वो आएगा 1.2 into 10 raised to power 13 हर्ट्ज। ये फर्स्ट न्यूमेरिक, गुड न्यूमेरिकल है। हाँ, आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और आपको ये गिवन है भी 2 into 10 raised to power 6 वेव्स पर जो 2 into 10 raised to power 6 वेव्स हैं वो 50 सेंटीमीटर में है। तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आराम से करो, आपको टाइम दिया 2 to 3 मिनट्स।
यस स्टूडेंट्स, आंसर जसमनप्रीत का आ गया मेरे पास, एक स्टूडेंट का आंसर पहुंच गया। प्रीति हुआ नहीं? जसलीन, रिया का भी आंसर आ गया मेरे पास। प्रियांशी का आंसर पहुंच गया। वेरी गुड, वेरी गुड। जसलीन का भी आंसर आ गया। ओके, असीम गोयल का आ गया। यस यस, बाकी कामाक्षी। ओके, देखो एक बड़ी अच्छी चीज अपने को पता लगी यहाँ तक, ठीक है। जितने भी हम स्टूडेंट ने आंसर्स किए हैं, आप सबका आंसर की हेल्प से देखो, कुछ स्टूडेंट ने आंसर ए भी भेजा है, कुछ ने आंसर बी भी भेजा है, कुछ ने आंसर सी भी भेजा, कुछ ने आंसर डी भी भेजा है। ये झूठ नहीं है, सीरियसली है। मतलब आपकी पूरी क्लास में से चारों ऑप्शंस को आप लोगों ने पूरा करवा दिया। अभी आप देखो, अब ऐसा तो नहीं हो सकता अभी सारी क्लास का गलत होगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, है ना। आपने जब ऑप्शन ही चारों के चारों टिक करवा दिए, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो डेफिनेटली जीता ही होगा इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं, क्या लगता है यार, थोड़ा जोश से बताओ यार, क्या लगता है जिसको अपने आंसर पे पूरा कॉन्फिडेंस है वो कौन है? इसको पूरा कॉन्फिडेंस लगता है भी यही होगा सर, इसके बिना और कोई हो नहीं सकता। क्यों जसलीन, है कॉन्फिडेंस के नहीं? क्या लगता है सर? ना, थोड़ा गलत भी हो सकता है, क्या लगता है? सर है क्या? हैगा? यस। ओके। हाँ, प्रियांशी, क्या लगता है? प्रियांशी, आपका आंसर क्या था? So first, देख प्रियांशी, एक चीज डिस्कस करता हूँ तेरे साथ। एक्चुअली क्या है ना, दिक्कत आ रही है फर्स्ट और फोर्थ में। क्या लगता है, मतलब आपके अकॉर्डिंग आंसर फर्स्ट आना चाहिए? yes sir. जिनका फोर्थ आ रहा है उन्होंने क्या गलती की होगी? So यूनिट्स में प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है जिनका first। हाँ राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है स्टूडेंट, वो आ रहा है फर्स्ट, ठीक है। अब कैसे आ रहा है? जिनका आंसर डी आया, मेन दिक्कत थी यूनिट्स के अंदर। वो यूनिट्स में दिक्कत कैसे ही अभी आपको दिखाते हैं हम लोग। देखो, ये इसका आंसर आएगा 1। ओहो, फिर लग जाता है इस पे फिंगर से, जस्ट वेट। इसका आंसर आएगा फर्स्ट। अब देखते हैं कैसे, देखो अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, अब कैसे करेंगे? हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है, देखो आपको ए गिवन है, आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है उस वेव की, ठीक है, जिसके 50 सेंटर में 2 इंटू 10⁻⁶ वेव्स है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के तो दो तरीके हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला c/λ। वेवलेंथ मेरे पास गिवन नहीं है तो मैं इसको तो नहीं लगाने वाला। दूसरा फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अब मतलब वेवलेंथ में निकाल तो सकता ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू c इंटू न्यू बार, राइट।
अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को मैं कैसे इंप्लीमेंट करता हूँ। यहाँ पे अगर हम c की वैल्यू को देखें, c की वैल्यू तो अपने को पता है 3 इंटू 10⁸8, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में होती है। अगर मैं वेव नंबर की बात करूं, वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स है। तो आपके पास क्या गिवन है? आपके पास ये गिवन है भी 50 सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेव्स हैं? 2 इंटू 10⁶ वेव्स हैं। 50 सेंटीमीटर के अंदर इतनी वेव्स हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स होंगी? 2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 50, राइट, इतनी वेव्स होंगी। तो इसका मतलब ये वेव नंबर आ गया मेरे पास, ये वेव नंबर है। अब वेव नंबर के जो यूनिट्स हैं वो किस में आ रहे हैं? वो सेंटीमीटर में है। वेव नंबर के जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो c है ना, ये इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उस मीटर को सेंटीमीटर में कर लेते हैं ना, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ? तो मैं ऐसा सॉल्व करता हूँ इसको, एक मिनट रुको, एक बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा मेरे को ये करना पड़ेगा भी, जहाँ पे जो c की वैल्यू है उसको मैं लिखता हूँ 3 इंटू 10⁻10। अब ये वैल्यू किस में होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड में हो गई, मल्टीप्लाई बाय वेव नंबर। वेव नंबर कितना है स्टूडेंट्स? 2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 50। और वेव नंबर के जो यूनिट्स होते हैं वो हो गए सेंटीमीटर इनवर्स, राइट, क्लियर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलती कहाँ पे की? यहाँ पे सेम वैल्यू कैरी कर ली 3 इंटू 10⁸8। अरे वो तो तब होता ना जब वेव नंबर भी मीटर में होता, अब वेव नंबर गिवन है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो जो c के यूनिट है उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब सॉल्व कर लो। अब क्या बनेगा? 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं 50 इंटू क्या बन जाएगा 10⁻16। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया तो ये रह गया सेकंड इनवर्स। अब ये मेरे पास आ गया 6/5 में इसको कर देता हूँ, क्योंकि 6/5 करूंगा यहाँ पे 10 लगा दूंगा, ऊपर है 10⁻16 सेकंड इनवर्स। लो सॉल्व कर लो। 6 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया स्टूडेंट्स? 5 1.2 आएगा। मैंने कुछ गलती की है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। 1.2 इंटू 10⁻, ये बन जाएगा 15 सेकंड इनवर्स। ये स्टूडेंट्स बताओ, आ रहा है ना ये ऑप्शन सही? सर यस। गलती पता लगी सबको? कोई रिप्लाई नहीं करता यार, मैं हैरान हूँ आप लोगों से। आपको एक टॉपिक समझ आया, आपको बताया, तो आप लोगों को आप में एनर्जी होनी चाहिए, आपको एक नई चीज सीखने को मिली, आपको पता लग गया भी हम लोग पेपर में कहाँ पे गलती करेंगे भी, एग्जाम में ये गलती हम लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। तब एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ओके, बोलो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? जिनका आंसर डी आ यस रहा था उनको सर। पता लगी कहाँ पे गलती थी, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट वाला फिर बिल्कुल सही होना चाहिए सबका। देखो अब जसलीन का डाउट आया, जसलीन ने बोला सर हम लोगों ने वेव नंबर को मीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? जसलीन कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो सी की वैल्यू मीटर वाली ही ले लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। अगर आप जिस मर्जी में कन्वर्ट कर लो, देखो मैंने सी को सेंटीमीटर में कर लिया, आप अगर वेव नंबर को मीटर में कन्वर्ट करते हो और सॉल्व करते हो तब भी सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बात करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3 पे, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल में ये गिवन है, डिस्टेंस दिया हुआ है अपने पास, आपको प्लेनेट अलग अलग प्लेनेट पे लेके चलते हैं। हमें ये कह रहे हैं, कहता द डिस्टेंस बिटवीन मार्स एंड अर्थ, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस इज
found to be 60 millions kilometer. How long would it take? How long would it take to send yes a radio message? Send a radio message. ठीक है, सेंड अ रेडियो मैसेज. अब ये जो रेडियो मैसेज होता है ना, ये आपको जब हम लोग कल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम स्टडी करेंगे. ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है. ठीक है, रेडियो मैसेज भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. ओके, राइट. हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू सेंड अ रेडियो मैसेज फ्रॉम अर्थ टू मार्स? फ्रॉम अर्थ टू मार्स. ठीक है, ये है. अब इसके ऑप्शंस है हमारे पास. पहला आता है 5 सेकंड. सेकंड जो हमारे पास आता है 200 सेकंड. सी ऑप्शन है 0.2 सेकंड. और जो डी आएगा वो आ रहा है 20 सेकंड. राइट, बताइए. ये सबका सही आना चाहिए. देखो, ठीक है, ध्यान से करना. कहाँ कहाँ गलती होती है वो दो न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको मैं बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. देखिए 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 कौन कितना सॉल्व करता है. प्रियांशी का आंसर आ गया. असीम गोयल का भी आ गया. कृतिका भी पहुंच गया. प्रभजिंदर का, जसमनप्रीत, 5 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है. कामाक्षी का भी आ गया. अरीन का भी आ गया. अरीन, मतलब टोटल 8 स्टूडेंट्स का पहुंच चुका है. जो रह गए वो भी भेजो फटाफट. ऐसा थोड़ा होता है, जल्दी भेजो. चलो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है.
20 सेकंड आ रहा है, एग्री करते हो? 20 सेकंड आ रहा है क्या? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, सब स्टूडेंट ने अच्छा आंसर किया है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आएगा, 200 सेकंड आ रहा है। अब देखो कैसे करना है इसको। मैं चेक कर रहा था, मैं क्या देख दो कोई ना कोई तो एक्साइटमेंट शो करेगा, यस सर मेरा 20 सेकंड ही था, कोई बोला ही नहीं। चलो देखते हैं, अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं कैसे करना है। अब सॉल्यूशन में क्या है, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है यार देखो, और हम लोगों ने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो डेफिनेटली जो हमारे पास टाइम होता है, टाइम हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो हमारे पास टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है वो गिवन है 60 मिलियन। 60 मिलियन का मतलब हो गया 60 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, इतने किलोमीटर है। डिवाइडेड बाय जो स्पीड गिवन है वो गिवन है 3 इंटू 10⁸ इसमें गिवन है मीटर पर सेकंड में। तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इजी रहेगा। तो मैंने क्या किया, 60 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 3 इंटू 10⁸, और इसके जो यूनिट्स आ गए वो मीटर पर सेकंड में आ गए। यहाँ पे मीटर पर सेकंड, नीचे मीटर, ऊपर ऊपर मीटर है, नीचे क्या रहा है, मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो मीटर से मीटर कैंसल आउट। जस्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करके जो आपके पास आंसर मिलेगा वो कितना आ जाएगा, 200 सेकंड आ जाएगा। ये वाला जितने स्टूडेंट ने रिप्लाई किए हैं उनका ये क्लियर है। इसके क्लियर होने का रीजन भी, आप अब इस क्वेश्चन से का अगर आंसर सही आ चुका है तो इसका मतलब हमें क्लैरिटी हो चुकी है भी, हमें टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया। कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे हमसे गलती हो सकती थी वो आप लोगों ने सबने समझ लिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर यहाँ तक सबको? बोलोगे सर Sir, बहुत yes. पूछते हो, बहुत पूछते हो सर, यस बहुत सर। पूछते हो, क्लियर है कि नहीं है, बोलो बहुत पूछते हो सर। आदत है, पूछता रहूंगा ये, ठीक है, और आपने बताते रहना है। ओके, अच्छा यहाँ तक डन। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक, ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। अच्छा, आईपीएल कौन कौन देखता है आप में से, हैंड रेज करिएगा। आईपीएल कौन कौन देखता है? कोई भी नहीं देखता आईपीएल? Sir, no. क्या बात है यार, अरीन देखता है, अरीन ओनली, गर्ल्स में से कोई नहीं? बड़ी अजीब सी बात है यार। ठीक है, वैसे आज क्योंकि गर्ल्स का भी काफी इंटरेस्ट रहता है क्रिकेट के अंदर। अच्छा, अगर ये पूछ लूं भी, यहाँ पंजाबी सॉन्ग कौन कौन सुनता है, फिर मेरे ख्याल से मैक्सिमम सारे स्टूडेंट हिंदी Sir, हाँ सॉन्ग जी, सबके, है ना, हिंदी सॉन्ग्स में मैक्सिमम आ जाएंगे। नहीं ठीक हिंदी है, नहीं। पंजाबी में है। ओके, हाँ जी। ठीक है। हाँ प्रियंशी, हिंदी के पंजाबी? हाँ हिंदी। हिंदी, ओके। फेवरेट सिंगर कौन है? नेहा कक्कड़। मुझे लग रहा था, देख मेरी इंट्यूशन थी बहुत तेज, मैंने ऐसी पे बोलने वाला था भी नेहा कक्कड़ का नाम लोगे। ओके, आज के टाइम में मैक्सिमम जो जो सबसे फेमस चल रही है, जो मैक्सिमम यूथ की जो फेवरेट है ना, वो नेहा कक्कड़ ही है। ओके, ये स्टूडेंट्स चलो पहले हैंड रेस करो, किस किस को आज का लेक्चर क्लियर हो चुका है, करो करो हैंड रेस, शाबाश। संदीप कौर, संदीप रैगी, ओके। क्योंकि सेटिंग में भी दिखाई भी नहीं देता होता, हैंड रेस का सिंबल सा आता नहीं होता। ओके स्टूडेंट, डन, क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब आपने क्या करना है, एनसीईआरटी में से ना अभी जहाँ तक मैंने आपको एनसीईआरटी में से पढ़ने के लिए बोला था वहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा सभी ने। एनसीईआरटी को साथ साथ में पढ़ते रहिए, वो बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए यार, ठीक है, मेडिकल के लिए। एनसीईआरटी तो मतलब एक वरदान, मतलब ये मान के चलो अपने लिए एक रिलीजियस बुक है आप लोगों के लिए। तो वो आपने तो उसकी गीता। एक एक लाइन, हाँ गीता मान लो, कुछ कोई भी रिलीजियस बुक मान लो, उसके इक्वलेंट माननी है आपने उसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा अपने मेडिकल के लिए वो। ओके, तो सभी स्टूडेंट ने उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है स्टूडेंट्स।
अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। और जहाँ तक हम लोग कल का टॉपिक करेंगे ना, कल टॉपिक जहाँ तक अपना एंड हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, वहीं तक आपके सिलेबस में आ रहा है। जो आपका 16 को फर्स्ट टेस्ट हो रहा है तो वहीं तक आएगा। तो अपनी अच्छे तरीके से बेटा सॉल्विंग करके रख लो सभी, हाँ, प्रैक्टिस करो अपनी ज़्यादा सॉल्विंग करने की। और ठीक है, स्पीड बढ़ाओ, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना, ऐसे ही कैलकुलेशन को ईजी करने का बनाना है, सोचना है भी कैसे मैं कैलकुलेशन को ईजी बना सकता हूँ। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, चीज़ें सीखते जाओगे, आपके लिए ईजी होता जाएगा। एकदम से ऐसे कैलकुलेशन इतनी जल्दी होनी स्टार्ट नहीं होंगी, धीरे धीरे अगर आप करते जाओगे, हमेशा प्रैक्टिस करोगे, तो वो आप सीख जाओगे उस चीज़ को। हाँ जी बोलिए गैबिन, आपने कुछ पूछना है? मैं क्या अपने आपने हैंड रेज करके रखा हुआ है ना, इसलिए। राइट, चलो ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो ये वाले टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवाइज करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड नाइट।